की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर रिलीजेस द कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द 100। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने प्राइम मिनिस्टर को बोला है कि आप ये रिपोर्ट को रिलीज़ करो। ठीक है, तो ये क्या है, रोड मैप फॉर बेटर ग्रोथ इंडिया एट 100। मतलब ये क्या है कि इंडिया को जब 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हुए, जैसे आई थिंक अभी 75 ईयर्स हुए हैं, तो उसमें किस तरह से हम इंडिया की बेटर ग्रोथ कर सकते हैं, जो कि इंडिया कॉम्पिटिटिवनेस इनिशिएटिव का एक पार्ट है। और ये कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट है किस किस के बीच में, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पीएम और साथ में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस का। ठीक है, ये गाइड करते हैं किस तरह से इंडिया हाई इनकम कंट्री बन सकते हैं 2047 तक, और किस तरह से कर सकते हैं अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ करें। मतलब कि जो हमारा सेक्टर सही में अभी बैकवर्ड है उसको हम क्या करें, उस पर हम ज़्यादा फोकस करें। इवन कि रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज, मतलब कहीं रीजन आप देख रहे हैं कहीं स्टेट्स बहुत ज़्यादा आगे हैं, कहीं स्टेट्स बहुत पीछे हैं, जैसे यूपी बिहार हो गया, तो उन पर हम किस तरह से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और ये 4 एस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 4 एस प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। सोशल, सस्टेनेबल, सॉलिड एंड शेयर्ड। फाइन, सोशल में मतलब क्या है कि हमें सोशल प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। ठीक है, सस्टेनेबल मतलब कि इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज लेनी है ताकि हमारे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट ना पड़े। सॉलिड इस तरह से करने की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को या इंफ्रास्ट्रक्चर आप इतना अच्छा बना सको, कल को कोई भी डिजास्टर आता है तो उसको वो झेल सके, रेजिलियंट हो सके। शेयर्ड का मतलब ये कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऐसी होना चाहिए कि हर एक जो स्ट्रेटा है उसको बेनिफिट मिले। ये नहीं कि जो अमीर है वो और अमीर बन, गरीब और गरीब, ऐसा नहीं करना। शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज हमें लेके आनी है। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिवनेस फ्रेमवर्क, जो कि प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट की क्या क्या हाईलाइट है। सबसे पहले चैलेंजेस फॉर इंडिया टू एड्रेस, क्या क्या इंडिया के सामने चैलेंज उसको एड्रेस करना पड़ेगा। सबसे पहले कि इनइक्वालिटी बहुत है, तो उसमें हमें शेयर मैनर में काम करना है। ठीक है, हमने रीजन्स में सस्टेनेबल मतलब इक्वली ग्रोथ लेके आनी है। इसके अलावा इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि वो लेबर फोर्स के लिए जॉब क्रिएट करे, तो वो करना है स्पेशली वुमेन के लिए और लेस स्किल्ड लोगों के लिए। इसके अलावा हमें ज़्यादा पॉलिसीज़ लेके आनी है, सो दैट हम सही में, पॉलिसीज़ क्या काम होता है, पॉलिसी का काम है कि हम लोगों के बेनिफिट के लिए काम करें। ठीक है, तो वो जॉब क्रिएट करें और फर्म्स की ग्रोथ हो। इसके अलावा इशूज़ हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जियो पोलिटिकल टेंशन है, कुछ स्टेट्स में आपस में भी कुछ बॉर्डर्स को लेकर लड़ाई होती रहती है। मतलब इंडिया की और कंट्री से तो लड़ाई है ही, जैसे पाकिस्तान चाइना के साथ ड्यू टू सम कॉमन बॉर्डर, लेकिन इंटरनल भी हमारी कहीं ना कहीं लड़ाई रहती है स्टेट्स की, क्लाइमेट चेंज और पॉलिसीज को, सो दैट हम अपना नेट जीरो लेके आ सकें। नेक्स्ट है कुछ न्यू डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स हैं। हमें ये करना है जो भी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा उनको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब अच्छी जॉब्स ओपन अप करनी है लो स्किल्ड लेबर के लिए, फीमेल वर्कर्स के लिए। इसके अलावा हमने स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन 2 ये पैकेज है, ये किसके लिए, तो हम जॉब क्रिएट कर सकें थ्रू सेक्टर बेस्ड ग्रोथ, जैसे अपना प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, अक्रॉस द नंबर ऑफ सर्विस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इन सेक्टर्स में न्यू पॉलिसीज प्रायोरिटीज में हमने न्यू सेट ऑफ सेक्टर को लॉन्च करना है, लोकेशन स्पेसिफिक ग्रोथ इनिशिएटिव करना है, ताकि और ज़्यादा इंडस्ट्रियल और रीजनल पॉलिसीज पर हम ध्यान देख सकते हैं। ऐसे सोशल पॉलिसीज लेके आनी है, सो दैट हम वहाँ पे लोग को एम्प्लॉयमेंट भी दें और जो लोगों को जॉब आने में जो बैरियर्स होते हैं उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, मार्केट कंपटीशन बढ़ाना है, सो दैट और ज़्यादा बिजनेस एनवायरनमेंट हम बढ़ा सकें अपनी कंट्री में, कॉम्पिटिटिव फर्म्स को और ज़्यादा ग्रोथ देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो स्टेट और सेंटर का रिलेशन है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाना है, गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाना, सो दैट अभी जो स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है, सेंटर की अलग अलग पॉलिसी होती हैं, तो वो इंटीग्रेट हो सके। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन को और ज़्यादा हमें वो करना है, ग्रो करना है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो गाइस अगेन ये जो न्यूज़ हमारी इकोनॉमी में अगर होगी, अभी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का मतलब क्या है, देखो ये पहला इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ डिजिटल इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। इसका काम ये कि हमें क्या करना है, जो डिजिटल जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या ऑनलाइन अलग अलग ऐप्स हैं, तो कुछ एक दो ऐप्स की क्या होती है, मोनोपोलीज हो जाती है, मतलब उनका कंट्रोल हो जाता है ओवर अदर। जैसे अगर हम शॉपिंग में देखें तो अमेजन की बहुत ज़्यादा मोनोपोली है। ठीक है, तो उस डिजिटल मोनोपोलीज को कंट्रोल करता है और इंडस्ट्री को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाता है। ठीक है, सो दैट हर एक ऐप को या हर एक वेबसाइट को मौका मिले कि वो भी अपना कंपटीशन लेके आ सके। ठीक है, एंड मेक द इंडस्ट्री मोर इंक्लूसिव फॉर बायर्स एंड सेलर्स एलाइक। ठीक है, ये एक ओपन नेटवर्क देता है। ठीक है, ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी मतलब ओपन नेटवर्क है, यहाँ पे कोई भी अपना एक तरह का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे मार्केट में होता है कि कोई भी अपनी रेडी लगा सकता है, कोई भी हम बेच सकते हैं और कोई भी आके यहाँ पे खा सकता है। ठीक है, तो ये ओपन नेटवर्क है जो डेवलप है ऑन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ओपन स्पेसिफिकेशन को यूज़ करता है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब क्या है, जो भी है टेक्नोलॉजी या कोड जो डिप्लॉय हुआ है वो बहुत ज़्यादा फ्रीली है और कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये एज अ प्राइवेट सेक्टर नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो 2021 में इनकॉर्पोरेट की है, जिसका जो इसका मॉडलिंग है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के मतलब कि अराउंड है। ठीक है, इसका काम यही है कि
जितने भी हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अलग अलग वेबसाइट आप विजिट करते हो, मिंत्रा की अलग करते हो, अमेजोन की अलग करते हो, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक जगह इंटीग्रेट करना और इसको असाइन किया गया ये काम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, इससे जो मर्चेंट्स है, कंज्यूमर है, मतलब कि जो भी बेचने वाले हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, सिंगल नेटवर्क पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सभी जो ई कॉमर्स कंपनीज है वो सेम प्रोसेस के थ्रू ऑपरेट करेगी, और इससे जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, जो स्मॉल हैं, उनको भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो नए नए अभी ऑनलाइन आते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं बड़ी कंपनीज के आके, तो उनको भी बूस्ट मिलेगा, एज वेल जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनको भी अपना वो ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ में ये था कि ONDC को भी टेस्ट किया गया विद क्लोज यूजर ग्रुप फॉर द एंड टू एंड एग्जीक्यूशन देखने के लिए, कि देखना एंड ये समझने के लिए कि वो अपना कितना अच्छा बिहेव, मतलब रिजल्ट कर रही है, ऑपरेट कर रही है, टू अंडरस्टैंड देयर फुलफिलमेंट। और अभी प्लान्स ऐसे बनाया गया कि इनका सेकंड फेज टेस्टिंग भी स्टार्ट करेंगे विद पब्लिक इन लिमिटेड एरिया। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, रशिया पुल्स आउट ऑफ द प्रोजेक्ट 75 इंडिया सबमरीन प्रोजेक्ट। तो गाइस ये जो न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस की है। अभी ये रशिया ने हाईलाइट किया है कि जो कंडीशंस लिखी थी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में, जिस देखो इंडिया ने एक प्रोजेक्ट दिया था रशिया को, जिसके अंदर रशिया को 6 एडवांस सबमरीन्स कंस्ट्रक्ट करनी थी अंडर प्रोजेक्ट 75, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी रशिया ने बोला कि ये फुलफिल प्रोजेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर्म था उसके अंदर जो कंडीशंस है वो कहीं ना कहीं रशिया के लिए मुश्किल है उसको फुलफिल करना, ठीक है। जो इससे पहले स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस ने भी इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर निकाल लिया है, ठीक है। मेजर कंसर्न क्या है इंडिया के इस प्रोजेक्ट में, इंडिया नेवी के द्वारा जो रिक्वायरमेंट दी गई हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट सबमरीन्स, जो काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड है विद पावरफुल मिसाइल्स, तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन है वो इंडिया में, अब इंडिया की ये डिमांड भी है कि जो आप इस सबमरीन्स कर रहे हो, जो हमें आप डिलीवर करोगे, उसकी कंस्ट्रक्शन इंडिया में होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से जो हाई पेनल्टीज है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में बहुत ज़्यादा लगेगी इन केस टाइमलाइन आर नॉट मेट, ठीक है। मतलब कि अगर आपको बोले कि 31 दिसंबर तक काम करना है, अगर उसने नहीं किया तो उनके ऊपर पेनल्टीज ज़्यादा लगेंगी। अब जरा ये प्रोजेक्ट 75 इंडिया है क्या, 1999 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक प्लान अप्रूव किया था इंडियन नेवी के लिए, जिसके अंदर ये बोला था कि 2030 तक हमें कुछ अपनी इंडिया की बनी हुई सबमरीन्स को इंडक्ट करना है नेवी में, जिसको 2 फेज में क्लासीफाई किया था, P75 और P75 इंडिया में। P75 के फेज़ 1 में जो कि साइन हुआ 2005 में, उसमें इंडिया और फ्रांस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके अंदर 6 फॉरवर्डिंग क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाना था। फिर P75 फेज में क्या था, 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाना था, जिसके अंदर अच्छे सेंसर्स हो, वेपन्स हो और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हो। अब इससे क्या होगा, ये इंडिया के डिज़ाइन को बूस्ट देगा और कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी इंडिया की भी अच्छी बढ़ाएगा। इन एडिशन इंडिया नेवी के पास लेटेस्ट सबमरीन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी भी आएगी, ठीक है। अब ये एयर प्रोपल्शन इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है, इसका जो कन्वेंशनल मैराइन है वो क्या करती है, अंडर वाटर ज़्यादा समय तक रह सकती है, बेटर देन ऑर्डिनरी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ठीक है। इसके अलावा साउथ कोरिया, जर्मनी के पास अभी ये टेक्नोलॉजी जो भी ऑपरेशनल में है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, ला नीना कंडीशंस अंडर थर्ड ईयर 6 टाइम्स सिंस 1950। तो गाइस ये जो न्यूज़ है जियोग्राफी में कवर होगी। देखो मानसून की कंडीशंस होती हैं, कुछ जो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मानसून को, एक होता है एल नीनो, ला नीना होता है, ठीक है। अगर किसी टाइम एल नीनो बनता है तो इसका मतलब हमारा मानसून गलत रहेगा, इंडिया में खराब रहेगा, कम रहेगी रेनफॉल। लेकिन ला नीना आती है तो हमारा मानसून इसका मतलब अच्छा आएगा और रेनफॉल ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो ला नीना कंडीशंस हैं वो बन रही हैं इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में सिंस सितंबर 2020, और ये थर्ड ईयर है जब आ रही है। मतलब ये ला नीना कंडीशन पिछले 3 साल से लगातार बन रही है। ला नीना क्या होता है, लिटिल गर्ल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे उसको एल नीनो को वो बोलते हैं बोन चाइल्ड, पता नहीं कुछ इस तरह से बोलते हैं। ला नीना को लिटिल गर्ल भी बोलते हैं। वेदर पैटर्न होता है जो पैसिफिक ओशन में होता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन में क्या होता है, यहाँ पे जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है वो ईस्ट, मतलब जैसे ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो यहाँ पे यूजली कोल्डर होता है, तो इस एरिया में तो रेनफॉल कम होती है। लेकिन जो इसका वेस्टर्न रीजन है यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व, ये कब होता है ला नीना में, जब सी सरफेस टेम्परेचर ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक में कंपैरेटिवली कोल्डर होता है देन नॉर्मल, ठीक है। इसकी वजह से हाई प्रेशर बन जाता है ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक पे, ठीक है। इसके अलावा एक एल नीनो होता है जो इसका अपोजिट होता है, जिसको लिटिल बॉय या फिर क्रिस्टाइल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है अनयूजली वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होता है और इसकी वजह से सप्रेस मानसून, मतलब मानसून कम आता है, ठीक है। अगर ला नीनो और एल नीनो कंडीशन इकट्ठी बन जाते हैं तो इसको हम एनसो बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ टेम्परेचर चेंज होता रहता है वेस्ट वाटर्स ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशन में। जनरली जो एल नीनो लो नीना है हर 4-5 साल में होता है, लेकिन एल नीनो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है एज कम्पेयर टू ला नीना। इम्पैक्ट क्या होता है ला नीना का, अगर ला नीना होता है तो इंडिया में ज़्यादा अच्छी मानसून आती है। हाइवर एटलांटिक ओशन में इंटेंस ह्यूरिकेन एंड साइक्लोन देखने को मिल सकता है, और बे ऑफ बंगाल में भी। इसके अलावा ड्राउट भी आती है, कहाँ पे, पेरू, इक्वेटर हो गया, हैवी फ्लड्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और हाई टेम्परेचर रहता है वेस्टर्न पैसिफिक, इंडियन ओशन और सोमालिया कोस्ट में। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलीजेस द ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन एनोनिमाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने ई गवर्नेंस स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस को रिलीज़ किया है और इसमें बोला कि किस तरह से आप जो एनोनिमस डाटा है उसकी, अगर आप उसके रिलेटेड कोई डाटा रिवील करते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होगी उसको रिलीज़ किया। हैज़ रिलीज ड्राफ्ट ऑन एनोनिमस ऑफ डाटा गाइडलाइंस एंड मोबाइल सिक्योरिटी गाइडलाइन। ये गाइडलाइंस को प्रिपेयर किया किसके द्वारा? स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग पुणे। ठीक है, डाटा एनोनिमाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आपका पर्सनली आइडेंटिफाइबल एट्रीब्यूट्स हैं उसमें जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं उनको रिमूव कर देते हैं या फिर मॉडिफाई कर देते हैं सो दैट हम उस चीज़ को पहचान ना सकें। ठीक है, डाटा एनोमाइजेशन इज अ प्रोसेसिंग टेक्निक दैट रिमूव्स और मॉडिफाइज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर्सनली आइडेंटिफाइबल एट्रीब्यूट्स टू एलिमिनेट और सिग्निफिकेंट रिड्यूस आइडेंटिफाइबिलिटी। ठीक है, जो डाटा एनोनिमस की प्रोसेस से चला गया उसको एनोनिमस डाटा बोलते हैं। पर्पज़ क्या है? इससे हम प्राइवेसी प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक आप अमेजोन से कुछ भी मंगवाते हो तो अपनी डिटेल्स डालते हो, सारा नाम डालोगे, अपना एड्रेस डालोगे, फ़ोन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालोगे। ठीक है, तो अभी डाटा एनोनिमाइजेशन क्या करते हैं, हम इस सब डाटा को क्या कर देते हैं, छुपा लेते हैं या फिर इस तरह से कर देंगे कि उससे आपकी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील ना हो, इतना डाटा को हम मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह को बोलते हैं। पर्पज़ क्या होता है? प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल सर्विसेज इंटीग्रेट हो गई हैं जिसकी वजह से एनोनिमस प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे प्राइवेसी आपकी रहेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रोवाइड करा सो दैट हम डाटा एनोनिमस कंसेप्ट को इनेबल कर सकें, जो कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को यूज़ भी करना आपका डाटा तो वो यूज़ भी कर सके और आपकी प्राइवेसी भी बनी रहे। इसके अलावा जो MSD है उसने प्रपोज किया कि वो मोबाइल सिक्योरिटी गोल्स को अचीव करेगी, सच एज जो भी मोबाइल, क्योंकि हर बंदे के उसमें भी प्राइवेसी वो रहती है, आपकी सारी पर्सनल चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिफिकेशन ये सब रहेगा। MSD के अंदर मोबाइल सिक्योरिटी को 3 सेक्शन में बांटा है। एक तो मोबाइल डिवाइस की सिक्योरिटी, दूसरा मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, तीसरा मोबाइल सर्विसेज सिक्योरिटी। ठीक है, इसके अंदर मोबाइल सिक्योरिटी कंट्रोल मेजर्स में 3 कैटेगरीज हैं, पॉलिसी बेस्ड मेजर्स हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड और यूजर ओरिएंटेड मेजर है, सो दैट आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए। आपके सेंसिटिव डाटा जो भी आपके पिक्स वगैरह होते हैं या फिर कोई भी आप अपना डाटा रखते हो, कोई भी फोटो खींच लेते हो जैसे आधार कार्ड, ये सब की, और आपके ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी बनी रहे। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी इंटर मिनिस्ट्रियल MOU इंक्ड फॉर प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ वन हर्ब वन स्टैंडर्ड। तो अभी क्या है, जो ये MOU साइन हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ है? एक तो फार्मासोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी और साथ में इंडियन फार्मासोपिया कमीशन के द्वारा, सो दैट पब्लिक हेल्थ को प्रमोट कर सके। वो कैसे करोगे? बाय फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनाइज्ड हर्बल ड्रग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मतलब जो भी आप हर्बल मेडिसिन मिलती हैं तो उनके ड्रग्स भी जो बनते हैं उनका भी एक स्टैंडर्ड होता है, तो उसको डेवलप किया। ठीक है, फार्मासोपिया है कि एक रेफरेंस बुक है जिसके अंदर क्वालिटी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है और ये पब्लिश किया जाता है बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी या कंसर्न सोसाइटी के द्वारा। प्रेजेंटेड डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और एनालिटिकल मेथड्स हैं जो पब्लिश्ड हैं आयुष, दैट इज़ द आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक में। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं इंडियन फार्मासोपिया, ठीक है, मिस्टर आयुष क्या करना चाहती है इस इनिशिएटिव के थ्रू, जो भी हमारे इंडिया के आयुष मेडिसिन में जो भी मुश्किलें हैं उसको रिमूव करना चाह रही है। अब जो पब्लिकेशन करती है इस मोनोग्राफ्स का, उसकी सोल अथॉरिटी कौन है? वो ओनली PCIMH है। ठीक है, सिग्निफिकेंस होगा, इससे अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, और जो इंडियन बॉटनिकल्स में जो ओवरऑल ट्रेड है वो भी अच्छा होगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ जो पब्लिकेशन होते हैं उसको भी हम कर सकते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चर रिसर्च एंड रेगुलेटर। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के लिए और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जब हम दोनों बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, IPC और PCIMH के द्वारा, ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर काम किया है। फार्मास्यूटिकल एंड फॉर्मुलेज इनको डेवलप करता है। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग है, मतलब जहाँ पे भी इंडिया के जो भी आयुष मेडिसिन के अंदर जो भी ड्रग्स बनते हैं उनको टेस्ट करते हैं। IPC का ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर इंस्टीट्यूशन है। इसका काम किया स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स को अपडेट करता रहता है रेगुलरली, जो भी किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन का स्टैंडर्ड रेगुलर अपडेट करता रहता है। कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करता है जो सर हम क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को इंप्रूव कर सके बाय एडिंग सम न्यू एंड अपडेटिंग एग्जिस्टिंग मोनोग्राफ। इसके अलावा इसको लीगल स्टेटस भी मिला हुआ है अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स 1945 देयर अंडर। फाइन, इसके अलावा छोटी छोटी न्यूज़ पे करते हैं। सबसे पहले एनहेंस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया है अंडर दीज इज नेक्स्ट फॉर्म्स। अब ये है कि ईज ए कॉमन रिफॉर्म एजेंडा है सभी पब्लिक शेड्यूल बैंक्स के द्वारा, सो दैट सभी बैंक्स उसको फॉलो कर सकें, सो दैट उनकी जो बैंकिंग है वो क्लीन रहे और स्मार्ट रहे। ईज 1 को लॉन्च किया 2018 में और करंटली ईज का 5th फेज चल रहा है।
ईज 5 का फोकस है डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस पे, सो दैट हर बंदा डिजिटल बैंकिंग को अच्छे से यूज़ कर सके इंटीग्रेटेड वे में, इंक्लूसिव वे में, ठीक है। और इसका एम्फोसिस है मेनली स्मॉल बिजनेस और एग्रीकल्चर में। इंडियन बैंक एसोसिएशन इस रिफॉर्म्स को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है फोरेंसिक प्रोब मैंडेटरी। दिल्ली पुलिस पहली पुलिस फोर्स बनी एक कंट्री में जिसने फोरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट किया है और इसको मैंडेटरी कर दिया क्राइम्स में विच इज़ पनिशेबल बाय मोर देन 6 ईयर। अगर आपको किसी भी क्रिमिनल एक्ट में आपको जेल दिया जा रही है 6 साल से ज़्यादा है तो आपको फोरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी करा है, ठीक है। फोरेंसिक एविडेंस का मतलब क्या होता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स में आपके साइंस का एप्लीकेशन होगा, जैसे इसमें कुछ डाटा एनालिसिस होगा जो दैट कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए जो मतलब कि ज़रूरी हो, जो दैट वो आपको यूज़फुल रहे कि आप सही में गिल्टी हुए हैं, इनोसेंट है। इसके अंदर एक वन फोरेंसिक मोबाइल वैन को भी सेटअप किया जाएगा जो कि एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होगी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हुए करेगी सो दैट साइंटिफिक और फोरेंसिक असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। फाइन। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पब्लिक अलर्ट सिस्टम। अभी क्या है जो इंटीग्रेटेड पब्लिक अलर्ट सिस्टम है अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के कॉमन एनालिटिक प्रोटोकॉल पे बेस्ड है। ये एक तरह का जनरल फॉर्मेट है जिसके अंदर जो भी इमरजेंसी अलर्ट्स हैं, पब्लिक वार्निंग उनको एक्सचेंज कर सकते हो जिस प्लेटफॉर्म पे। IPS एक डेवलप किया गया है बाय C.DOT सो दैट अच्छे से हम डिज़ास्टर को मैनेज कर सकें। ये प्लेटफॉर्म है जिसमें बताते हैं कौन कौन से अलर्ट आएंगे, आपकी लोकल भाषा में बताएगा SMS के थ्रू ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे फ्लड, साइक्लोन या कोविड पैंडेमिक हो गया। ऑलरेडी ऑपरेशनल 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इसको यूज़ किया जा रहा है सो दैट जो अमरनाथ यात्रा में जो पिलग्रिम्स जाते हैं उनको सही चीज़ पहुंचाने में, कि हाँ इन्फॉर्मेशन सही पहुंचाने में। फाइन। नेक्स्ट है प्रोग्रेस ऑन वॉश इन हेल्थ केयर फैसिलिटी 2000 से 2021 की रिपोर्ट। अभी रिपोर्ट रिलीज़ की गई WHO के द्वारा, UN चिल्ड्रन फंड के द्वारा। ये फोकस करते हैं वॉश का मतलब वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन पे और कितना इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। फाइंडिंग्स किया है कि वर्ल्ड की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है आदि उसमें अभी भी बेसिक हाइजीन सर्विसेज नहीं प्रोवाइड किया। नियरली 4 बिलियन पीपल रिस्क पे हैं क्योंकि उनको ये बेसिक हाइजीन सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन है हेल्थ फैसिलिटीज़ में उस भी अभी कम है और इम्पैक्ट कर रहा है वो प्रेग्नेंट मदर्स को या न्यूबॉर्न बेबीज़ को। अनहाइजीनिक हेल्थ केयर फैसिलिटी की वजह से डिजीज़ बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होती है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आ जाता है, मतलब कि आपने डिजीज़ क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी दें लेकिन वो भी काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल बर्थ एंड कंट्रोल रूल्स। सेंटर ने प्रपोज किया न्यू रूल्स कि किस तरह से आप स्ट्रीट डॉग्स में पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सको। रूल्स 2001 के रूल्स को अमेंड किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किया किस तरह से आप एनिमल्स के वेलफेयर और वेलबींग के लिए काम कर सकते हो। इन रूल से क्या होएगा, जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन है जो 2030 तक हमें करना है वो कमिटमेंट भी हमारी पूरी होगी। गाइडलाइंस ये कि जो भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है जिसका काम है वहाँ के स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है। मॉनिटरिंग कमेटी को सेटअप किया जाएगा जो स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे थ्रू एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। एनिमल हेल्पलाइन को सेटअप किया जाएगा लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा सो दैट कुछ कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर सके जो भी डॉग बाइट से रिलेटेड रिगार्ड या रैबिट डॉग्स के रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट्स है, क्योंकि गलियों में देखते हो कितने डॉग्स होते हैं। नेक्स्ट है परख, दैट इज द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख को प्रपोज किया जाता है कि एक न्यू रेगुलेटर है जिसमें हम बोर्ड एग्जाम्स की यूनिफॉर्मिटी को देखेंगे। ये नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ये NCERT की ही यूनिट है जिसका काम है जो भी नेशनल अचीवमेंट सर्वे या स्टेट अचीवमेंट सर्वे के अंदर हम ये देखते हैं वहाँ पे कितना अच्छा काम चल रहा है, मतलब बच्चों की आउटकम्स की हैं लर्निंग की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का ये अंदर है रोट लर्निंग को एंड करना, मतलब किसी सिर्फ डिग्री लेना या फिर पास होना, मतलब बच्चों को कुछ आता जाते हैं, रोट लर्निंग को बंद करना है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का काम था। इसका यही है कि हमें बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। फाइन। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी ऑर्गेनाइजेज द रंग स्वाधीनता। रंग स्वाधीनता एक फेस्टिवल है जिसके अंदर फ्रीडम फाइटर्स की मेमोरीज को शेयर करते हैं। इसके अंदर कुछ फोक परफॉर्मेंस होती हैं। तो पांडुअन का काटा जो कि 7वीं सेंचुरी मेवात से है जिसके अंदर महाभारत और महाराणा प्रताप वेलर्स के एपिसोड्स को परफॉर्म किया जाता है। ओगु कथा जो कि तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स के थिएटर फॉर्म है। तो गाइज ये किसके स्टेट या किस किस से रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक है धाड़ी सिंगिंग ट्रेडिशन जो कि पंजाब से बिलोंग करता है, जो कि गुरु हरगोबिंद जी ने शुरू किया था, जो ब्रेवरी को इंस्पायर करता है अमंग आर्म्ड मैन इन बैटलफील्ड। पोवाड़ा जी ट्रेडिशनल स्टाइल है महाराष्ट्र के सिंगिंग बैलोड्स का। एक है डस्टन गोइज पर्सनल ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग। इसमें जो आर्टिस्ट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं वो रानी लक्ष्मीबाई की आवाज़ में करते हैं, किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई मतलब ऐसा लगता है कि वो सही में जिंदा आ गई है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ प्लेसेस हैं। सोलोमन आइलैंड जिसकी कैपिटल है होनियारा। ये भी इतने क्या किया, कुछ वाटर्स फॉर फॉरेन नेवी शिप्स की एंट्री को सस्पेंड करती है, ठीक है। इनकी जो बाउंड्रीज है ये आर्किपेलाजिकल स्टेट है लोकेटेड इन साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन। पपुआ न्यू गिनी के ईस्ट में है, नॉर्थ में इनके वनोटेड न्यू कॉलोनी है। इसमें 1000 आइलैंड्स हैं जिसमें कुछ वोल्केनिक आइलैंड्स और कोरल आइलैंड्स भी हैं। जोग्राफिकल फीचर तो हाईएस्ट पॉइंट माउंट पोपम है। मेजर रिवर्स क्या है इसकी,
वोकाटो एंड दिस और मेजर लेकर टिगानो। तो 31 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।